मेरा नाम अली है। बचपन में जब भी गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियां होती थी तो मैं खाला के घर छुट्टियां गुजारने जाता था, क्योंकि मेरे नाना नानी हयात नहीं थे और मेरे कोई मामू भी नहीं थे। मेरी अम्मी और खाला बस दो ही बहनें थी, इसीलिए मैं छुट्टियां गुजारने अपनी खाला के घर आ जाता था। खाला और खाला की बेटी मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि खाला की बेटी आमना से मैं 10 साल छोटा था। मुझे यहाँ आकर बहुत मजा आता था, क्योंकि खाला और बाजी आमना मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे मजे मजे की मेरी पसंद की चीजें बना कर देती थी और मुझे खेलने कूदने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। अपने घर में तो अम्मी और अब्बू सारा दिन डांटते रहते थे और पढ़ाई करने पर भी जोर देते थे, लेकिन यहाँ पर बाजी और खाला मुझे कुछ नहीं कहते थे। मेरी खाला बेवा थी। जब आमना बाजी बहुत छोटी सी थी तब मेरे खालू फोत हो गए थे। तब खाला ने ही अकेले बाजी को पाला था। आमना बाजी जब बड़ी हुई तो एक सिलाई सेंटर में काम करती थी और वहां से मिलने वाले पैसों से खाला का घर चलता था। कुछ मेरे अम्मी अब्बू मदद कर देते थे और कुछ गाँव के बड़े लोग भी इमदाद वगैरह कर देते थे। खालू के बारे में सुना था कि उन पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। नहर में कूदने की वजह से उनकी लाश बहकर कहीं और चली गई थी और कभी नहीं मिली। खाला ने मकामी नहरों में लाश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाश न मिलने की सूरत में हार कर चुप हो गई। खाला जब बेवा हुई तो जवान थी। उन्होंने खालू के नाम पर ही सारी जिंदगी गुजार दी थी और दूसरी शादी नहीं की। लेकिन अब मैं काफी बड़ा और समझदार हो गया था। मैं अभी इस उम्र में था कि जब लड़के कुछ पोशीदा चीजें जानने के बारे में मुतजस्सिस होते हैं। मैं जब से यहाँ आया था रात को कुछ अजीबो गरीब आवाजें सुनता था। कभी ऐसा लगता कि कोई आपस में बातें कर रहा है और कभी कुछ आवाजें ऐसी अजीब होती कि उसको मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मैं खौफजदा होकर अपने बिस्तर में छुप जाता और जोर से आंखें बंद कर लेता। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके सहन में लगा बल्ब जला दिया। उसकी रोशनी जैसे ही सामने वाले कमरे तक पहुंची, मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरी खाला किसी गैर मर्द के साथ मौजूद थी। मुझे अपनी खाला को इस हालत में देखकर बहुत शौक लगा, क्योंकि उनका जो मेरा रिश्ता था वो बहुत पाकीज़ा और मुकद्दस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ जैसी खाला बद किरदार निकलेंगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो बहुत छोटी उम्र में बेवा हो गई थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा होगा, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया तो अब भी वो खुद को संभाल लेती। लेकिन उन्होंने अपने जज्बों के आगे हार मान ली और अपने आप को एक गैर मर्द के हवाले कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खाला मेरी और बाजी की मौजूदगी में भी ये सब करेंगी। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग भी बदल गया और उन्होंने फौरन ही अपने वजूद को चादर में छुपाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जवान जहाँ खाला को ये क्या हो गया है जो वो इस कदर बेहयाई पर उतर आई है। उनके अंदाज तो मुझे पहले ही मशकूक मालूम होते थे, लेकिन आज जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी खाला का किरदार ठीक नहीं है। आधी रात को एक बेवा औरत कैसे अपने ही कमरे में एक मर्द के साथ, मेरे लिए तो ये सोचना ही मुमकिन नहीं था। सारा दिन जो औरत गाँव में घूंघट डालकर निकला करती थी, आधी रात को वो अपने ही कमरे में किसी गैर मर्द के साथ क्या कर रही थी, ये सोच कर ही मुझे शर्म आ रही थी कि शोहर के मरने के बाद खाला से अपनी जवानी संभाली नहीं गई। जवान बेटी के होते हुए भी वो सारी हदूद पार कर गई थी। खाला भरी जवानी में बेवा हो गई थी। खाला की गोद में बेवकी के वक्त आमना बाजी ही थी। मेरी खाला शादी होकर गांव आई थी, लेकिन बेवकी के बाद भी उन्होंने गांव की जमीन नहीं छोड़ी थी। कई दफा मेरी अम्मा ने उन्हें शहर आने के लिए कहा था, लेकिन खाला को तो गांव से ही मोहब्बत हो गई थी और उस मोहब्बत की वजह मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। उन्हें मोहब्बत गाँव से नहीं बल्कि गाँव वाले से थी और मैं जान गया था कि उसके बगैर खाला के लिए रात गुजारना मुमकिन ही नहीं। मेरी खाला सिर्फ मेरी पैदाइश के वक्त शहर आई थी, क्योंकि मेरी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और खाला कुछ महीने शहर रहकर मेरी पैदाइश के बाद ही गाँव वापस आई थी। इसलिए खाला को मेरे सब बहन भाइयों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत थी। अम्मा अक्सर ही कहा करती थी कि अगर तेरी पैदाइश के वक्त मेरी बहन मौजूद न होती तो न जाने क्या होता। मेरी आमना बाजी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। खाला मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए मैं जब भी मेरे स्कूल की छुट्टियां होती मैं खाला के बुलाने पर गाँव रहने के लिए चला आता। मुझे शहर से ज्यादा गाँव पसंद था, क्योंकि यहाँ मुझे खेल कूद से कोई नहीं रोकता था। सारा सारा दिन मैं गाँव की गलियों में बच्चों के साथ खेलता और शाम को थका हारा घर लौटता और सो जाता। अब मुझे खाला कुछ अजीब सी लगने लगी थी। अक्सर वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर इस कदर प्यार करती थी कि मैं परेशान सा हो जाता। वो मुझे कसकर पकड़े रखती और मेरी लाख छुड़वाने पर भी ना छोड़ती। अब मैं पहले की तरह बच्चा नहीं रहा था, बल्कि मेरे अंदर भी एहसास जन्म लेने लगे थे और मुझे खाला का यूं जबरदस्ती मेरे करीब आना कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन खाला कभी कभी ही ऐसा करती थी जब घर पर कोई नहीं होता था। इसीलिए मैं कोशिश करता कि ऐसे वक्त खाला के करीब ही ना जाऊं जब बाजी घर में मौजूद ना हो। मैं भी सारी दोपहर गाँव में ही खेलता था। कभी कभार खाला मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आ जाती और किसी न किसी बहाने मुझे जबरदस्ती घर ले जाती और फिर मुझे प्यार करने लगती। हालांकि अंदाज में अजीब सी बेताबी होती जिससे मेरा दम घुटने लगता। हालांकि वो 40 साल की हो रही थी, लेकिन अब तक वो बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। खाला की पतली सी कमर और तीखे नकुश बहुत पुरकशिश मालूम होते थे। लगता ही नहीं था कि वो एक बेवा औरत है। सही बनाव सिंगार करके मेरे सामने खड़ी हो जाती और मुझसे पूछती कि बता तेरी खाला कैसी लग रही है। पहले पहल तो खाला की बात सुनकर मैं उनकी तारीफ कर दिया करता था, लेकिन अब उन्हें इस तरह बगैर दुपट्टे के बनाव सिंगार में देखकर मैं नजरें चुरा लेता। खाला को मेरी झुकी नजरों का एहसास होता तो वो हंसकर कहती, अरे पागल, खाला से भी कोई शर्माता है क्या? खाला भी बिल्कुल माँ जैसी ही होती है। तेरे मेरे दरमियान भला कौन सा पर्दा है? बड़ी डिटाई से वो मेरे बराबर में आकर बैठ जाती और मुझे अपने सीने से लगाकर चूमने लगती। इस बार मैं पूरे 2 महीने के लिए गाँव आया था और हर गुजरते दिन के साथ खाला की हरकतें अजीब होती जा रही थी। मगरिब होते ही हर तरफ अंधेरा फैलने लग जाता। मैं खेल कूद कर खाला के घर वापस आता तो फौरन ही हमें रात का खाना दे देती और उसके बाद सारे घर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता और हम सब सोने के लिए लेट जाते। लेकिन मुझे हमेशा से ही अंधेरे से डर लगता था, इसलिए मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी। जबकि बाजी तो फौरन सो जाती थी। जैसे ही मुझे कच्ची पक्की नींद आने लगती, कुछ अजीब सी आवाज से मेरी आंख खुल जाती और मुझे खौफ सा महसूस होता। मैं चाह कर भी खाला के पास ना जाता और सारा वक्त खौफ के मारे चारपाई पर ही पड़ा रहता। ये अजीबो गरीब आवाजें बस कुछ ही वक्त के लिए होती और फिर सन्नाटा छा जाता। एक दिन मैंने ऐसे ही खेलते खेलते गाँव के बच्चों से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि गाँव में एक पुरानी रूह भटकती है, कभी अपने बिस्तर से निकलने की गलती ना करना। उनकी बात सुनकर तो मैं मजीद खौफजदा हो गया। पहले ही खाला के रवैये ने मुझे तंग कर रखा था और अब रात के वक्त उन आवाजों ने मेरे लिए सोना भी मुश्किल कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं खाला
से कहकर वापस चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने खाला से वापसी की बात की, वो नाराज हो गई और कहने लगी, मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ और तू है कि मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तुमने दोबारा जाने की बात की तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। मैं खाला को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वापसी का इरादा तर्क कर दिया। गाँव में मुझे मजा भी बहुत आता था और खाला मेरे खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखती थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब से खालू का इंतकाल हुआ था, गाँव के चौधरी खाला के घर का पूरा राशन डलवाया करते थे, जबकि शहर में हम 6 बहन भाई थे और हमारे घर में ठीक तरह से खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। अब्बा बात बात पर गुस्सा हो जाया करते थे और मेरे खेल कूद पर तो सख्त पाबंदी थी। अब्बा हर वक्त मुझे पढ़ाई पर लेक्चर देते। गाँव आकर कम से कम मैं अब्बा की डांट से तो छुटकारा हासिल कर ही लेता था। मुझे गाँव आए 20 दिन होने वाले थे और हर रात अंधेरा होते ही कुछ देर बाद जो आवाजें मुझे सुनाई देती थी, उसके बाद मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता। ऐसे लगता जैसे घर का दरवाजा खुल बंद हो रहा हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे बहुत करीब बैठा बातें कर रहा हो। एक दिन खेल कूद करते करते मैं गाँव के चौधरी की हवेली के करीब जा पहुंचा तो मैंने खाला को हवेली के बाहर चौधरी साहब के साथ खड़े बातें करते देखा। ना जाने मेरे दिल में क्या आया, मैं चुपके से झाड़ियों की ओट में होते हुए उन दोनों के करीब पहुंच गया। खाला चौधरी साहब से बहुत ही मीठे लहजे में बात कर रही थी और कह रही थी कि चौधरी साहब, आपका साया ही हमारे लिए बहुत है। आप जिस तरह मेरे लिए सहारा बने हैं, मैं खुद को बिल्कुल तन्हा और अकेला महसूस नहीं करती। हैरत की बात ये थी कि खाला ने चेहरे से घूंघट भी हटाया हुआ था। खाला कह रही थी कि मेरे शोहर ने तो मुझे मोहब्बत के नाम पर रुसवा कर दिया, लेकिन आपकी वजह से मैं एक दफा फिर सर उठाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। चौधरी साहब की नजर मेरी खाला के वजूद पर जमी हुई थी और वो बहाने बहाने से मेरी खाला को छूने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरान था कि मेरी खाला उनका ये अंदाज क्यों बर्दाश्त कर रही है। चौधरी साहब मेरी खाला से पूछ रहे थे कि रात को तो तुझे सुकून से नींद आ जाती है ना, या फिर कोई इंतजाम करूं। चौधरी साहब की बात सुनकर खाला मुस्कुरा कर कहने लगी कि नहीं, रात को तो मैं बहुत ही पुरसुकून नींद सोती हूँ और ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से है। अगर आपने मुझ जैसी बेवा पर तरस न खाया होता तो शायद आज मैं जिंदा न होती। उन दोनों की बात सुनकर मैं चौंक गया था। चौधरी साहब मेरी खाला से ये किस तरह की बातें कर रहे थे और खासकर रात का जिक्र सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए थे। कोई तो ऐसी बात थी जिससे मैं वाकिफ नहीं था। मैं उम्र के जिस हिस्से में था, लड़के इस उम्र में बहुत ज्यादा तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं और हर बात जानने की ख्वाहिश रखते हैं। अब तो मैं भी जानना चाहता था कि खाला और चौधरी साहब के दरमियान किस हवाले से बात हो रही थी और रात को खाला के घर किस तरह की आवाज आती थी। खाला का बेवा होने के बावजूद इस कदर तैयार रहना, मेरे साथ जबरदस्ती प्यार करना और अब चौधरी साहब के साथ उसके घर बेतकल्लुफी से बात करना, सब कुछ ही बहुत अजीब था। मैं जल्दी से पलट कर घर आ गया था। थोड़ी देर बाद खाला भी घर चली आई। मैंने यूं ही सरसरी तौर पर उनसे पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो वो हंसकर कहने लगी, कहाँ जाना है, यूं ही जरा पड़ोस तक गई थी। खाला ने साफ लफ्जों में झूठ कहा था। उसे सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि खाला कुछ न कुछ छुपा रही है। खाला मेरे आगे दोपहर का खाना रखकर मेरे पास ही बैठ गई और अपने हाथों से मुझे निवाले खिलाने लगी। मैंने खाला को मना भी किया, लेकिन वो मेरे माथे को चूम कर कहने लगी, मुझे पता है तू बड़ा जवान हो गया है, लेकिन क्या करूं, मुझे तुझसे मोहब्बत है। खाला की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और खामोशी से उनके हाथ से खाना खाने लगा। खाला कह रही थी, तू बड़ा जवान हो रहा है, शहर जाने की बजाय मेरे पास ही रह जा। खाला की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं तो अब शहर वापस जाने के लिए दिन गिन रहा था। रात भर अंधेरा होने की कुछ देर बाद वैसी ही आवाजें आने लगी और जब कुछ देर बाद खामोशी छा गई तो मैंने घबराते हुए खाला को आवाज दी। वो मेरे पास चली आई। यकीनन वो पहले से ही जाग रही थी। खाला परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने खाला को ये नहीं बताया कि मैंने कोई आवाज सुनी है। मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा था, इसीलिए डर गया। खाला मेरी चारपाई पर ही मेरे साथ सो गई और कहने लगी, चल अब मेरे गले में हाथ डालकर सो जा। खाला के पास से अजीब सी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने कपड़ों पर कोई खुशबू लगाई हो, लेकिन रात के इस पहर वो अपने कपड़ों पर खुशबू क्यों लगाएगी? खाला मेरे इस कदर करीब लेटी थी कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। सारी रात मैंने जैसे तैसे खाला के साथ ही की चारपाई पर रात गुजारी। आमना बाजी दोपहर के वक्त सिलाई सेंटर जा रही थी तो मैं भी उनके साथ ही घर से निकल गया और रास्ते में उनसे पूछा कि गांव के बच्चों ने मुझे बताया है कि गांव में रात को रूह होती है। मेरी बात सुनकर बाजी जोर से हंसने लगी। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, पागल, गांव के बच्चे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है तुम शहर से आए हो और तुम्हारे लिए यहाँ का माहौल कुछ अजीब है। मैंने बाजी से पूछा कि रात को घर में किस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। बाजी कहने लगी, मुझे क्या मालूम, मैं तो सारा दिन काम काज करके इस कदर थक जाती हूँ कि गहरी नींद सो जाती हूँ। वो कहने लगी कि तुम गाँव के बच्चों की बातों से खौफजदा हो गए हो, इसलिए तुम्हें हर आहट भी अजीब सी लगती है। बेफिक्र होकर सो जाया करो, गाँव में कोई ऐसी रूह नहीं है। बाजी की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि कोई ना कोई खाला से मिलने के लिए रात को घर आता है और इसलिए खाला खुशबू लगाकर तैयार भी होती थी। लेकिन वो कौन हो सकता है? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था और फिर अचानक ही मेरे दिमाग में चौधरी साहब का ख्याल आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। क्या मेरी खाला रात को चौधरी साहब के साथ? ये कैसे मुमकिन था? मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि रात को मैं हिम्मत करके खाला का सच जान कर रहूंगा। रात को खाना खाकर सब लोग अपने कमरों में अपनी चारपाइयों पर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे फिर से आवाज सुनाई देने लगी। मैं दबे कदमों चारपाई से उठा और उन आवाजों का पीछा करते करते खाला के कमरे तक पहुंच गया। अब आवाजें खाला के कमरे के अंदर से आ रही थी। कमरे के बाहर लगे स्विच बोर्ड से ही खाला के कमरे की लाइट रोशन हो जाया करती थी। मैंने फौरन ही हाथ मारकर स्विच ऑन कर दिया। कमरे के अंदर के मनाजिर ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात को मेरी खाला इस हालत में
में अपने कमरे में मौजूद होंगी। मुझे देखते ही खाला ने अपने ऊपर चादर डाल ली और घबराते हुए कहने लगी, तू यहाँ अभी तक सोया नहीं? मेरी तो जबान चिपक गई थी, क्योंकि खाला कमरे में अकेली नहीं थी बल्कि उनके साथ कोई और भी मौजूद था। मैंने लड़खड़ाते लहजे में खाला से पूछा कि ये कौन है और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर मेरी खाला मेरे कदमों में बैठ गई और कहने लगी, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, ये बात तुम किसी को ना बताना। मैं हैरत से खाला को देख रहा था, जो मुझे खुदा का वास्ता देकर खामोश रहने की बात कर रही थी और खुद आधी रात को एक गैर मर्द के साथ क्या कर रही थी। खाला कहने लगी, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा करके तू किसी के आगे जुबान नहीं खोलेगा और सच को अपने सीने में दफन कर लेगा। खाला ने मुझे हाथ खींचकर कमरे में किया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो शख्स भी अंदर ही मौजूद था जिसके साथ खाला भी मौजूद थी, और उसके बाद जो कुछ खाला ने मुझे बताया उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। खाला कह रही थी कि मैं उनका भांजा नहीं बल्कि उनका सगा बेटा हूँ, इसलिए मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे बार बार गाँव बुलाती है, लेकिन दुनिया वाले इस बात से बेखबर है कि मैं उनका बेटा हूँ। खाला ने कमरे में मौजूद आदमी की तरफ इशारा करके बताया कि वो मेरा बाप है और खाला मेरी माँ। मैंने तो उस आदमी को पहली दफा देखा था, फिर ये मेरा बाप कैसे हो सकता था और खाला मेरी माँ कैसे हो सकती थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। और फिर खाला ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। खाला ने बताया कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी तय की थी और फिर वो रुखसत होकर खालू के साथ उनके आबाई घर गाँव आ गई थी। खाला और खालू एक साथ बहुत खुश थे। खुदा ने उन्हें बेटे और बेटी से नवाजा था। उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। फिर चौधरी साहब की बुरी नजर उनके रिश्ते को खा गई। चौधरी साहब ने खालू के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू किया और जानबूझकर खालू को पूरी तरह डुबा दिया। ना सिर्फ खालू का सरमाया डूब गया था, बल्कि वो चौधरी साहब के कर्जदार भी हो गए थे। गाँव के कुछ और लोगों से भी खालू ने घर का खर्चा चलाने के लिए कर्जा लिया और फिर वो उसे चुकाने के भी काबिल न रहे। चौधरी साहब की नजर खालू की जमीनों पर थी। इस तरह उन्होंने बहुत आसानी से कर्जे की वसूली के नाम पर हथियार लिया था। इसके अलावा भी ना ही चौधरी साहब का सारा कर्जा उतरा था और न ही गाँव वालों का। हर कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पैसों का तकाजा करने लगा और खालू के साथ साथ खाला और उनकी बेटी भी लोगों के दबाव का शिकार होने लगे। खालू के पास बेचने के लिए कुछ भी ना था, लेकिन लोग उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। खालू ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। जब लोगों को पता चला कि खालू जिंदा नहीं रहे तो सभी लोग खामोश हो गए और फिर किसी ने अपने पैसों का तकाजा नहीं किया, बल्कि चौधरी साहब तो खाला और बच्चों का भी ख्याल रखने लगे। उनकी नजर खाला के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो पैसों का तकाजा नहीं करते थे और यही बात खाला के लिए बहुत थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खालू के इंतकाल के पूरे 2 हफ्ते बाद एक रात अचानक ही खालू घर आ गए। दरअसल उन्होंने नहर में कूदकर जान देने की कोशिश तो की थी, लेकिन खुदा ने उनकी जिंदगी भी मजीद रखी थी और उन्हें अगले गाँव वालों ने बचा लिया था। और जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो रात के अंधेरे में घर लौट आए। खाला ने जब खालू को बताया कि लोग अब पैसों का तकाजा नहीं करते और चौधरी साहब ने भी माली तौर पर मदद करनी शुरू कर दी है, तो यही बेहतर रहता कि लोगों को उनकी मौजूदगी के बारे में कुछ न बताया जाए। इसी तरह खालू कुछ देर खाला के साथ वक्त गुजार कर वापस लौट जाते और खाला ने बाजी को भी इस बात का इल्म न होने दिया कि उनका बाप जिंदा है। खालू को डर था कि कहीं बाजी की बात किसी के आगे बयान न कर दे, इसलिए खाला ने बाजी को भी ये बात न बताई। खालू अक्सर ही रातों को सबसे छुपकर गाँव आते और खाला से मुलाकात करके चले जाते थे। उन्हें लगा था ये बात कभी किसी को पता नहीं चल सकेगी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था और पूरे 4 साल बाद अचानक ही खाला हामला हो गई थी। और जब खाला को इस बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गाँव वाले यही जानते थे कि मेरी खाला एक बेवा औरत है। ऐसे में अगर किसी को खाला के हामला होने की खबर मिलती तो गाँव वाले खाला को बदकिरदार ठहरा कर उन्हें गाँव से निकाल देते। उस वक्त आमना बाजी भी 12 साल की हो गई थी और ऐसे में खाला खुद को बदकिरदार नहीं कहलाना चाहती थी और न ही ये चाहती थी कि बाजी के जवान होने के बाद उसके रिश्ते में कोई मसला हो। इसलिए 3-4 महीने गाँव में गुजारने के बाद खाला अम्मा की बीमारी का बहाना करके शहर चली गई और सारा वक्त वहीं गुजार कर मेरी पैदाइश के बाद मुझे मेरी माँ यानी अपनी बहन की गोद में डालकर वापस आ गई। वो हालात से मजबूर थी, लेकिन उनकी ममता उन्हें चैन नहीं लेने देती थी, इसीलिए वो बहाने बहाने से मुझे गाँव बुलवा लेती और जब मौका मिलता मुझे बेतहाशा प्यार करने लग जाती। खाला कह रही थी कि मैं उनका छोटा और अकलौता बेटा हूँ, लेकिन ये बात आज तक वो कभी खुलकर कह नहीं सकी। आज भी खालू गाँव वालों के और चौधरी साहब के कर्जदार है और अगर ये बात चौधरी साहब को पता चली कि खालू जिंदा है तो वो एक दफा फिर हमारा जीना दूभर कर देंगे। वो शख्स जो कमरे में मौजूद था वो खाला का शोहर यानी मेरे अब्बा थे और ये बात मेरे लिए किसी कयामत से कम न थी कि आज तक मैं अपने माँ बाप से ही अनजान रहा था, क्योंकि खाला कह रही थी कि गाँव के चौधरी साहब अक्सर ही उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं और अजीब अजीब तरह के सवालात करते हैं, लेकिन खाला को मजबूरन उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। खाला की आंखों में आंसू आ रहे थे। खाला मुझे सीने से लगाए बेतहाशा प्यार करती रही थी। मैंने खाला से पूछा कि आखिर कब तक आप ऐसी जिंदगी गुजारेंगी? खाला रोते हुए कहने लगी कि वो खुद भी नहीं जानती। रोशनी होने से पहले ही खालू वापस लौट गए थे और आने वाला सूरज पूरी तरह रोशन हो गया था। मैं जो अपनी खाला को बदकिरदार समझ रहा था वो बेचारी तो हालात की मारी थी, जो दुनिया के आगे खुलकर ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं उनका बेटा हूँ। छुट्टियां मैंने खाला के साथ बहुत ही मोहब्बत से गुजारी, क्योंकि मैं अब जान गया था कि वो मुझसे क्यों इस कदर टूट कर मोहब्बत करती है। खाला से मुझे भी ऐसी ही मोहब्बत थी और अब मुझे उनसे चिढ़ नहीं आती थी, बल्कि खुशी का एहसास होता था। खाला कह रही थी कि ठीक वक्त आने पर वो बाजी को भी इस हकीकत के बारे में बता देंगे कि वो यतीम नहीं है बल्कि उनका बाप जिंदा है। मेरे लिए रिश्तों के मतलब बदल कर रह गए थे। मेरी खाला नहीं बल्कि मेरी सगी माँ बन गई थी और मेरी खाला ने मुझे एक सगी माँ बनकर पाला था। मैं आज भी सोचता हूँ कि हम कैसे लोगों के दरमियान रहते हैं जो इंसानों के साथ तो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जिंदा इंसान को जीने नहीं देते। मैंने खाला से कहा कि वो चुपके से गाँव छोड़ दें और शहर आ जाए, खालू भी वहीं आ जाए ताकि सब इकट्ठे रह सके। लेकिन खाला ने बताया कि इस गाँव में रहते हुए उनकी इज्जत महफूज है, क्योंकि गाँव वाले उनकी बहुत इज्जत करते हैं और चौधरी उन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अगर वो इस गाँव से बाहर चली गई, किसी और शहर या
کسی اور گاؤں میں تو وہاں خالہ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا اور چودھری ان پر حملہ کر سکتا ہے یا باجی یا خالہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خالہ اپنی اور باجی کی عزت بچانے کے لیے گاؤں میں رہ رہی تھی اور اپنے گھر والوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے خالو ابھی بھی آدھی رات کو ہی گھر آتے ہیں۔ لیکن اب یہ بھی کہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ خالو تنہائی میں ہمارے گھر آتے ہیں، کچھ دنوں بعد خالو کے بارے میں خالہ نے باجی کو بھی بتا دیا تھا۔ باجی یہ جان کر کے وہ یتیم نہیں ہے، خالو زندہ ہے، بہت روئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔